गुड ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा करते हैं शाम में 6:30 बजे करीब या 6 बजे करीब। ठीक है। अभी क्लास शिफ्ट हो रही है, 8 बजे क्लास होएगी। ओके। तो 22वां लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। इसमें 22वां आईपीएफ है, इन सेंस लेक्चर नहीं। लेक्चर तो मतलब अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा डिक्टेट करता हूँ और क्वेश्चन दिखाता हूँ, जिससे एक आपकी जो समझ है वो विकसित होती है कि भाई क्वेश्चन जो है वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं। और मटेरियल भी आपको मिल ही जाता है इसमें से, तो बहुत ज़्यादा आप इधर उधर से बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। मटेरियल की यहाँ से भी हो जाए, वहाँ से भी हो जाए। ट्रेडिशनल वाला जितना रहेगा वो सब यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर आप लोग जो भी मुद्दे मेक आई से तमाम सारी मैगजीन जो है वो डाली जाती हैं ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। 22वां ए भी इन्वायरमेंट से ही संबंधित है। ओके। ए भी जो है इन्वायरमेंट से ही संबंधित है। और इसकी जो पीडीएफ है, मैंने जैसे बताया था आपको कि इसकी पीडीएफ पीएमबी प्रोग्राम चलता है, अभी चल रहा है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक हम लोग बात करते हैं। नेट जीरो के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि नेट जीरो का मतलब होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कार्बन उत्सर्जन करना ही बंद कर दो। ऐसा करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, और फिर आप कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से आर्थिक जो गतिविधियां वो ठप हो जाएंगी। तो नेट जीरो का मतलब ये मत लगा लेना आप लोग की नहीं पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियां और जो विकासात्मक मुद्दे हैं उनको ठप करके जो है इसके बाद मतलब कार्बन उत्सर्जन नहीं करें, नहीं, ये मतलब नहीं है। एक समायोजन होना चाहिए। आप जितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं उसी के हिसाब से जो है आप ऐसे कुछ उपाय करें जिससे जितना आपने उत्सर्जित किया उसको अवशोषित कर लिया जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेट जीरो। अब देखो इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। आज जो हम लोग जो मुद्दे देखेंगे, आज जो हम लोग मुद्दे देखेंगे, देखो इसमें कई सारे मुद्दे हैं। जैसे कुछ मुद्दा छूट गया था इसमें, हरित गृह प्रभाव के बारे में, हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ये भी अभी बाकी है इसमें से। और ओजोन परत क्षरण के बारे में हम लोग तो बात करेंगे। नया टॉपिक एक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे हो रहा है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए नेट जीरो का तात्पर्य यही है कि भाई उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वातावरण से अवशोषित की गई मात्रा के बीच एक संतुलन। तो हमने बात बताई आपको कि भाई ऐसा नहीं कि कार्बन हम उत्सर्जित ही ना करें। अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं कि विकासात्मक मुद्दे जो हैं, जो गतिविधियां, वो ठप हो जाएंगी पूरी तरह से। ओके, तो ये यहां पे इसका ध्यान रखना। देखिए वैश्विक ऊष्मन को वैश्विक थोड़ा सा, हाँ, ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक जो है सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है। ये बोला गया कि भाई हम 1.5% तक 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम ये कम रखने की 2050। 2015 में आप जानते हैं कि यहाँ पे एक समझौता होता है, ठीक है, पेरिस में, पेरिस समझौता जिसके बोलते हैं। इसमें पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य जो है तय किया, तो 2050 तक बोला गया भाई 1.5 डिग्री जो है वो सेल्सियस तक हम सीमित करेंगे 2050 तक। ठीक है, यहां तक रखने की उम्मीद है। और ये जो समझौता है ये पेरिस समझौते 2015 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसने भी कहा है कि वर्ष 2050 तक नेट जीरो पहुंचने या ये पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव देश है। कार्बन नेगेटिव मतलब आप देखेंगे कि जितना यहाँ पे अवशोषण होता है उससे बहुत कम जो है कार्बन उत्सर्जित होता है। तो ये आप ध्यान रखना कि कार्बन नेगेटिव इकलौता ऐसा देश है, इकलौता ऐसा देश भूटान है जो कार्बन नेगेटिव है। अच्छा, इसने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का भी लक्ष्य रखा है कि भाई हम जो है एक इतना ऐसा स्तर जो है जहां पे हम जो है एक तरह से न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब एक तरह से आप ये बोला जा रहा है कि बाकी सब देशों की अपेक्षा जो है हम बहुत जो है कम। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। चीन ने 2060 तक जो है कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य, जबकि भारत देखें तो सबसे लास्ट में अंतिम है, 2070 तक नेट जीरो की बात करता है। ठीक है, 2070 तक नेट जीरो की बात करता है। चलिए नेक्स्ट देखें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, एक
अंतरराष्ट्रीय संगठन है और जिसका गठन हमने बताया था रियो डी जेनेरो 1992 में किया गया था। ये ध्यान रखना यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसका ये जो है इसका ये नामकरण किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण विकास सम्मेलन में किया गया और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय यूएनएफसीसी सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया और जो जलवायु तटस्थता मतलब न्यूट्रलिटी की और एक संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। ओके, तो ये एक जो मुद्दा है वो एफसीसीसी में हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कहा जाता है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनएफसीसी 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। तो ये कब आया है? 1992 में। तो ये डेट ध्यान रखना क्योंकि पूछा जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरो में इसको अडॉप्ट किया गया। लागू जो है इसको कब किया गया है? लागू 1994 में किया गया। ये प्रभावी लागू प्रभावी कब हुआ? प्रभाव में कब आया? ओके, ये प्रभाव में कब आया हुआ है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अच्छा, वर्तमान में देखें तो इस अभिसमय की बात करें तो विश्व के 197 देश इसकी अभी पुष्टि कर सकते हैं, कर चुके हैं, अदालत को रेटिफाई कर चुके हैं कि भाई ठीक है, ये बहुत अच्छी संधि है, बहुत अच्छा सम्मेलन है, बहुत अच्छी ट्रीटी है, ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। ओके, तो किस पे है? पर्यावरण, ये जलवायु परिवर्तन पे जो है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ये सारी बातें कही गई हैं। चल नेक्स्ट देखें, हरित जलवायु निधि, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसको आप बोलते हैं ग्रीन हरित जलवायु निधि, ठीक है, क्लाइमेट फंड, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बोलते हैं। देखिए, तो ये जो है यूएनएफसीसी की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है, तो इसी के अंडर काम करता है। ध्यान रखना, ये सब कुछ जो करेगा यूएनएफसीसी के अंडर ही काम करता है। ओके, और कहा जाता है कि इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। क्योंकि बात ये थी कि भाई जितने भी आप देखेंगे वो सब विकसित देश थे और उन्होंने कहा, ये बात मुद्दा उठा कि भाई विकसित देश तो तमाम सारा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं और उसका जो खामियाजा है वो विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है और आप देखेंगे कि वो बहुत सारे विकासात्मक मुद्दों में बहुत पीछे चल रहे हैं, विकास ना कर नहीं रहे हैं, कार्बन इस वजह से उतना उत्सर्जित हो नहीं रहा है। तो जो हम कर रहे हैं उसका खामियाजा विकासशील देशों को क्यों भुगतना पड़े? तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि हरित जलवायु निधि ये विकासशील देशों को अनुकूलन तथा न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। और ध्यान रखना, ये कोष जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा होगा, नहीं, हाँ, ग्रीन क्लाइमेट बोर्ड जो है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड जो है द्वारा एक प्रशासित है और इस बोर्ड में कुल मिला के 24 सदस्य हैं। तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है और ये किसके अंडर गठित किया गया? यूएनएफसीसी के अंडर गठित किया गया। इतने मुद्दे आप लोग ध्यान रखना, विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना, न्यूनीकरण के लिए, जलवायु परिवर्तन को एक तरह से कहा जाता है कि उनके अनुकूलन के लिए। अच्छा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 बोला गया है। ये कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर 10 से 10 दिसंबर के मध्य आहूत हुआ था। कानकुन सम्मेलन में कुछ मुद्दे आए हुए हैं जिसको आप ध्यान रखना। ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रावधान जो है यहीं पे किया गया था, तो आप ध्यान रखना यूएनएफसीसी के अंतर्गत 2010 और कानकुन में जो है इसको बनाया गया है। इसके तहत विकसित राष्ट्र 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सके। तो हमने बताया क्यों ऐसा किया गया, इस वजह से ऐसा किया गया क्योंकि विकसित देश जो है वो तमाम सारा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि एक तरह से चाइना तो अल्प विकसित नहीं है, लेकिन विकासशील सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, कंट्रीज में आता है, तो वो पहले नंबर पे। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि अमेरिका था, ठीक है, इस तरह से फिर भारत था और फिर इसके बाद रसिया और इसके बाद में जो है
यूरोप में है, यूके की बात आ रही थी। तो ये तमाम सारे आप ये कह सकते हैं कि भले इनको डेवलपिंग कंट्रीज बोला जाए लेकिन अपने आप में ये डेवलप्ड कंट्री हैं। तो अब ये सारे उत्सर्जन कर रहे हैं और भुगतना किसको पड़ रहा है? विकासशील देशों को। तो इस वजह से 2010 में ये बात कही गई और बोला गया कि 2020 तक $100 बिलियन मुहैया कराएंगे। 2015 में पेरिस में फिर यूएनएफसीसीसी की बैठक होती है और इसमें तमाम सारे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और कहा जाता है कि यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री से अधिक ना होने पाए। ये 2 बातें ध्यान रखना कि तो बोला है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या और भी अगर अच्छा हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से आप बढ़ने ना दें। बस इतनी सी बात जो है ये पेरिस समझौते में कही गई। और ध्यान रखना, इसको ध्यान में रखते हुए फिर इस पेरिस समझौते से कहा जाता है अमेरिका जो है निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी जो है हमारे पास में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इससे पहले और भी कई सारे देश यहाँ निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये बाध्यकारी तरह से समझौता है। ठीक है, इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। साथ ही साथ कई देश जो है देशों की सहायता से 2020 तक $100 बिलियन जो है ये एक तरह से जो प्रतिबद्धता है इन्होंने जताई कि ठीक है भाई, हम $100 बिलियन वो 2020 तक इकट्ठा कर लेंगे। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया। इस समझौते पर अब तक 195 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो ये एक तरह से ये बड़ा एक कह सकते हैं हॉट इशू है, ग्रीन क्लाइमेट फंड और जलवायु परिवर्तन हरितगृह गैसों को कम करने के लिए पृथ्वी काल अर्थ आवर की बात करें। ठीक है, तो ये भी है जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यकता जरूरत है वर्ल्ड वाइड फंड और नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। प्रतिवर्ष जो है इस कार्यक्रम के दौरान मार्च माह के अंतिम शनिवार, इसको नोट डाउन करेंगे, मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से रात के 8:30 बजे 9:30 बजे 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी। 2023 में पृथ्वी काल 25 मार्च को मनाया गया, जबकि 24 में 30 मार्च को मनाया गया। तो 25-30 मार्च को क्यों? क्योंकि बोला गया है कि मार्च महीने के अंतिम शनिवार, तो अंतिम शनिवार 2024 में कब पड़ा? 30 मार्च को पड़ा। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापन पर, तो ये एक बड़ी मुहिम थी कि कहाँ के कौन से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सौर विकिरण है उसको परावर्तित किया जा सके। तो वो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के ऐसे वैज्ञानिक थे। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें। अच्छा, ये लेक्चर बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इसमें कई सारे जो है आपको सम्मेलन, कई सारी संधियां जो बहुत इंपॉर्टेंट लगातार पूछी जाती हैं, कई सारी तारीखें आपको जो है वो आप देखने को मिलेंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, मतलब आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे इसमें। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ना केवल ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, हाँ, तो ग्रीन हाउस गैस से तो संबंधित तो है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का निष्कर्षण कैसे हो उसके बारे में भी ये बात करता है क्योटो। जापान के क्योटो शहर 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को इसको स्वीकार किया गया। तो ये मुद्दा ध्यान रखना, मुद्दा ये है कि 1997 इसकी स्वीकृति मिलती है और ये और ज्यादा जरूरी है कि इसको लागू कब किया गया, तो 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, प्रभावी हुआ। ओके, ये सब तारीखें आप ध्यान रखना, पूछा गया है, इस वजह से बार बार मैं जोर दे रहा हूं कि आप ध्यान रखें।
क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौता है। तो एक तरह से कैसा समझौता है ये? बाध्यकारी समझौता है। ये कहा गया है कि भले ही 2005 से लागू किया जा रहा है, लेकिन जो स्तर है किसका, अब ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की बात करें तो जो इनका स्तर है उत्सर्जन की, वो 1990 से हम लोग गिनेंगे। मतलब 1990 के स्तर पर लाना है कि 1990 में जितना था एटलीस्ट पहले उतना ले आओ। ठीक है, 2005 से नहीं, 2090 के स्तर तक लाना है इसको। हालांकि 2005 से ये लागू हुआ। तो ये एक बाध्यकारी समझौता है। और ध्यान रखना, इसमें कहा गया है कि गैसों का उत्सर्जन जो है कम करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में 2008 से 12 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया। एक और है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये बड़ा अच्छा मुद्दा है। देखिए, स्वच्छ विकास युक्ति ABUNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो ये अवधारणा, मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है, ये भी अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से ही आती है। ओके, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। AB जो है क्योटो प्रोटोकॉल से आती है, अर्थात UNFCCC के अंतर्गत जो है इसको वर्णित किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, अच्छा, इसके तहत अगर देखें तो एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अर्थात स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। मुद्दा कुछ ऐसा है, यहां समझिए, मुद्दा कुछ ऐसा है कि एनेक्स 1 उनको बोला गया है कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश जो है अगर अपने यहाँ पे या कहीं पे प्लांट लगा रहे हैं जिसमें कार्बन के उत्सर्जन की बात हो रही है, उत्सर्जन हो रहा है, तो वो क्या करेंगे वो जो है, और अविकसित देश जो है, जो विकसित नहीं है, अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे भाई, वो एक तरह से क्रेडिट खरीद सकते हैं, कार्बन क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कार्बन क्रेडिट जो है ले सकते हैं उनसे कि ठीक है भाई, हम आपके यहाँ ये तमाम सारी चीजें कर देंगे, आप ऐसा करिए कि आप पेड़ लगाइए, हम जो है डेवलपमेंट करेंगे। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट जो है वो खरीद रहे हैं। ओके, तो ये मुद्दा यहाँ पे आया। ओके, ये यहाँ पे तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का यही एक ये है। तो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है वो भी हमें क्योटो प्रोटोकॉल से आती हुई दिखाई पड़ती है, और कब, 1997 में। और ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा भी क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित है। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म समझ में आ गया कि भाई जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ डेवलपमेंट करेंगे और दूसरों के यहाँ जो है पैसा देंगे कि भाई आप विकसित देशों के पास में कि भाई ठीक है, आप जो है क्या करें, आप पेड़ पौधे लगाइए, आप जो है अच्छा काम करिए जिससे कार्बन उत्सर्जन ना हो। तो एक तरह से ये कार्बन क्रेडिट ज्ञात होना चाहिए। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं से हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। स्पष्ट है कि परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा क्रियान्वित की जाती, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है, और इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। तो जब भी आप बात करें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो दोनों के यहाँ पे आप कह सकते हैं विकासशील देश और विकसित देश दोनों को तरह से फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट देखें, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई। ओके, कार्बन क्रेडिट जैसे मैंने बताया अभी। ओके, तो इसमें वही है, ठीक है, एक बार देख लेना सब लोग कि भाई जो हमने बताया कि भाई अपने यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप जो एक तरह से जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने यहाँ कुछ परियोजनाएं लगाते हैं जिसमें कार्बन उत्सर्जन होता है, बाकी वो विकासशील देशों से बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको सहायता मुहैया कराएंगे, आप मत करें ऐसा। ठीक है, तो इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मैट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उसके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। CMD क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में काफी सहायक। और इस प्रणाली के तहत देखें तो विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट
प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वो अपने यहाँ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं मतलब जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन वाली तमाम सारी परियोजनाओं को लागू करते हैं और फिर इसके बाद में जो जो अल्प विकसित देश हैं जो या विकासशील देश हैं वहां पे जाके मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परियोजनाओं में हाथ बटाते हैं जो हाँ क्लीन डेवलपमेंट मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हरित परियोजनाएं जो हरित परियोजना में कुछ निवेश करते हैं जाके। तो इससे क्या है एक मैनेज हो जाता है भाई ठीक है एक जगह उत्सर्जन किया गया कार्बन का दूसरी जगह वहां पे पेड़ पौधे लगाए गए या ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट किए गए या उनमें ऐसे विकसित देशों ने विकासशील देशों में ऐसे स्टार्टअप में पैसा लगाया जो कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं या करते भी हैं तो ना के बराबर। ओके तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक तरह से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से आई और ये अपने आप में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए नई प्रणाली विकसित की गई। देखिए CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीकरण तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC के अंतर्गत स्वच्छ डेवलपमेंट या विकास युक्ति का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों ने निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया ताकि वह अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती सर्टिफाइड एमिशन अगर रिडक्शन की बात करें तो ये CMD के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाई है, ध्यान रखना। ओके जब भी कभी प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों की बात करते हैं क्या बोला जाए सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ये CMD के अंतर्गत ही है एक इकाई के तौर पर काम करता है और कहा यह जाता है कि अगर एक शेर की बात करें शेर मतलब सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन की बात करें तो एक यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है और ये वनीकरण इत्यादि के द्वारा प्राप्त की जाती है। वनीकरण के द्वारा जैसे एक हमने फिर से वही बात की भाई कहीं पे कार्बन उत्सर्जन जैसी परियोजनाएं चल रही तो दूसरी जगह कहीं पे हम वनीकरण भी कर रहे हैं तो ये इसी के अंतर्गत। तो कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और ये प्रदूषण कर पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीकरण तापन के प्रतिरूपण या प्रतिकरण हेतु जो है ये कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव। तो 2005 कार्बन टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले न्यूजीलैंड सामने आया। कब लगाया 2005 में। ओके 2005 में। नेक्स्ट देखें ज्ञात होना चाहिए कि किसी गैस का वैश्विक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहा जाता है कि उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है और जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव एक पाया जाता है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव जो है वो 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज्यादा प्रभावी और हानिकारक है। हालांकि देखो प्रभावी और हानिकारक इस वजह से है लंबे समय तक जो है ये सरवाइव करती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड देखो कम करती है लेकिन ज्यादा उत्सर्जित होती है इस वजह से खतरनाक है। ओके लेकिन मीथेन कम उत्सर्जित होती है और लंबे समय तक रहती है इस वजह से इसको और ज्यादा खतरनाक बोला गया कि भाई ये खतरनाक है। लेकिन टेम्परेरी रूप से खतरनाक देखें तो CO2 ज्यादा है। क्यों CO2 को उत्सर्जन ज्यादा होता है। ओके CO2 का उत्सर्जन ज्यादा होता है तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये है। तो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहा गया। ये हमने बात पहले भी की। कार्बन पदचिह्न कार्बन फुटप्रिंट जो है वो क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं कैसे इसकी परिभाषित इसके पहले हमने इसके बारे में बात की। तो मानव गतिविधियां जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कार्बन उत्सर्जन कर रही है उसकी कुल मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन पदचिह्न बोलते हैं फुट कार्बन फुट। देखिए नवा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तो ये हमने अभी बात की है। कार्बन फुटप्रिंट ज्ञात होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल गैस प्रोटोकॉल का विकास जो है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखना। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है तो यहाँ पे WRI या WBCSD द्वारा किया गया है।
कहा जाता है कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मापन, प्रबंधन, प्रतिवेदनों हेतु मानकों को निर्धारित भी करता है। अच्छा, वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ किया गया था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक जो है साझेदारी है इसमें। और यह सृजन वन उन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए विकासशील देशों की सहायता करने के लिए मुख्य उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लेना। ठीक है, कैसे कैसे जो है ये काम करता है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या क्या काम करता है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछेगा भी तो कुछ ऐसे पूछेगा स्टेटमेंट के तौर पर। ओके, कुछ ऐसे पूछेगा जैसे स्टेटमेंट के तौर पर, बाकी तो मुश्किल है। चलिए, कहा जाता है कि यह सुविधा विकासशील देशों को उनके उन प्रयास में सहायता है तो वित्तीय एवं तकनीकी मदद के लिए उपलब्ध कराई जाती है, परंतु कहा जाता है कि यह सुविधा जो है विश्वविद्यालय, व्यक्तियों और संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती है। तो ध्यान रखना कि ये विकासशील देशों को केवल मदद करती है, ये सुविधा विश्वविद्यालयों को नहीं है, पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति के लिए नहीं, संस्थान के लिए नहीं है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ठीक है, ये एक बहुउद्देशीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक करता है। अंडरलाइन करेंगे और इसको स्टार भी लगाएंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये विश्व बैंक की पहल है। ये कोष स्थलीय क्षेत्र लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। भाई लैंड क्षेत्र में कार्बन जो है उत्सर्जन ना हो, या हो भी तो ना के बराबर हो, तो ये कमी करने की बात करता है। चलिए, तो यहां तक हमने बात की हुई है। नेक्स्ट देखें, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये सीबीडी पूरक प्रोटोकॉल है इसको। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जैव विविधता से ही संबंधित है, और इसमें जो है जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु ये प्रतिबद्ध है। सन 2000 को अंगीकृत किया गया है, 2003 को प्रभावी हुआ है। नगोया प्रोटोकॉल 2014 को प्रभाव में आया। ये भी सीबीडी का पूरक है, अर्थात नगोया भी जो है वो सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके, इसी पे संबंधित है। और यह आनुवांशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों के समुचित निष्पक्ष बंटवारे की बात करता है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, ये यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग के लिए 2007 में स्थापित की गई। लक्ष्य इसके हैं अगर देखो तो 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। तो ये ध्यान रखना, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि जो है इसका ओवरऑल उद्देश्य क्या है, तो यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। तो ऐसे बहुत जो अल्प विकसित देश हैं, तो कहा कि ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ठीक है हम ऐसा काम करेंगे जिससे आप लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो ये काम करता है, और इसका समन्वय जो है यूरोपीय कमीशन द्वारा किया जाता है। ओके, यूरोपीय आयोग द्वारा इसका वो किया जाता है, प्रबंधन जो है इसके समन्वय किया जाता है। और भी कुछ मुद्दे हैं। 2008 की बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना, ठीक है, इसको जो है जारी किया था, और इसमें कुछ 8 मिशन दिए गए हैं। तो इसमें 8 जो है वो 30 जून 2008 को ये कहा जाता है इसका शुभारंभ किया गया। अब इसमें देखेंगे तो ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना इसको नाम दिया गया है। क्या दिया गया? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज नाम दिया गया। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के 8 हमारे पास में है। जैसे एक तो सौर मिशन है, अब इसमें बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो क्लीन एनर्जी की बात करें तो क्लीन एनर्जी के लिए हमें सोलर मिशन जो है ये पहले से एक तरह से अवधारणा बन चुकी थी और इस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, ठीक है, तो इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, हम मतलब एक तरह से ऊर्जा बचत पे भी ध्यान दें, बहुत ज्यादा ऊर्जा वेस्ट नहीं करें। ओके,
सतत पर्यावास मिशन की बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबल हैबिटेट की बात हो रही है। राष्ट्रीय जल मिशन भी इसी में आता है। राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिरक्षण मिशन मतलब हिमालय क्षेत्र को परिरक्षित करने की बात हो रही है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन की बात हो रही है तो ग्रीन इंडिया के बारे में बात हो रही है, पेड़ लगाओ। राष्ट्रीय कृषि मिशन के बारे में भी बात हो रही है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन के बारे में भी बात हो रही, तो स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, तो स्ट्रेटजी बनाओ भाई लोगों को जागरूक करने की। तो कुल मिला के 8 जो है राष्ट्रीय मिशन दिए गए हैं जो कि जलवायु परिवर्तन पर एक तरह से कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं। कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए 2015 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। भारत की कार्य योजना ये है कि भाई जो ये एक तरह से अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना है और प्रदूषण उपशमन करना है। स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। 2015 में जो है ये बातें कही गई। इंग्लिश में थोड़ा नाम देखें। इसका जो नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन नाम दिया गया, INDC। ठीक है, INDC नाम दिया गया। अब भारत ने ऐलान किया कि हम क्या क्या करेंगे, तो ये ज्यादा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। INDC के तहत जो है भारत की प्रमुख पहलें क्या हैं या जो उन्होंने भारत सरकार ने विचार प्रस्तुत किए उनके बारे में एक जानकारी आप ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहा गया है कि पहला, सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 33 से 35% तक कम करना है। जो भी उत्सर्जन कर रहे हैं उसके बारे में तो 2005 के स्तर से 2030 तक बोला गया कि हम 33 से 35% तक कम करेंगे। दूसरा इन्होंने एक बार और एक विचार और दिया है कि हम क्या करेंगे, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 40% संचित विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करने। तो गैर जीवाश्म ईंधन की बात की कितना, 40% 2030 तक। इसके बाद में देखें बोला गया कि अतिरिक्त वन एवं वृक्षावरण के माध्यम से 2030 तक लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे। तो देखिए जैसे अभी पहल ये हुई कि भारत ये जो है लगभग 35 करोड़ पेड़ जो है यूपी में लगाए जा रहे हैं। यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे एक तरह से लगाए जा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी पहल है। तो वृक्ष एवं वन आवरण के माध्यम से बोला गया कि 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन कार्बन सिंक जो है इस टन कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे। और एक चौथी और अंतिम की बात करें तो आर्थिक समृद्धि हेतु जलवायु अनुकूलन एवं स्वच्छतर मार्ग का अनुसरण करने की बात कही गई। तो अगर हम बात करें अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों में तो कुछ ऐसे योगदान भारत करने वाला है। 2018 को तत्कालीन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया था। सफर जो है इसका नाम देख लीजिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये पूरा इसका नाम है। तो सफर मतलब आप ये कह सकते हैं कि वायु गुणवत्ता नापने के लिए और मौसम कैसा रहने वाला है उसके बारे में जो है वो ये जानकारी देता है सफर। ओके चलिए नेक्स्ट देखें, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले की बात करें तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ देती हैं। और दूसरी की बात करें तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। और यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो समताप मंडल है, ठीक है, समताप मंडल ये ठीक है, समताप मंडल में आप देखेंगे कि ओजोन की उपस्थिति हमें दिखाई पड़ती है। चलिए एक चीज और देख लो, यहाँ पे ये देख लो तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो यहाँ पे धरती की सतह पर, जमीन की सतह पर ये जो है सीधे आ जाती हैं अगर ओजोन परत जो है वो बीच में
एक रुकावट पैदा ना करे, तो फिर पराबैंगनी किरणें जो है एक चर्म रोग जो है, स्किन रोग जो है वो दिक्कत करता है, कैंसर हो सकता है उससे, ठीक है। तो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ये जीवन प्रभावित ऐसे करती। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, कई बार पूछा गया है रिपीट करते करते। 16 सितंबर, तो ये देखिए, आप इसके बारे में देख लें। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर, कहां पे हमने बताया, समताप मंडल में लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है, और इसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो 15 से 30 है। ध्यान रखना, पूछा गया है 15 से 30 में स्टार लगा रहा हूं। अच्छा, और अगर बात करें तो क्षोभ मंडल में इसका 10% हिस्सा है। अगर आपसे पूछे कि क्या क्षोभ मंडल में उपस्थिति है ओजोन की, जी हाँ, क्षोभ मंडल में भी है, लेकिन 10% हिस्सा, 90% जो हिस्सा है वो समताप मंडल में है। और इसी वजह से कहा जाता है कि ओजोन परत मुख्यतः कहां पे है, समताप मंडल में उपस्थित है। ओके, चलिए, तो ये परावैंगनिक किरणें जो है पृथ्वी पर भेजती है, जिसकी वजह से जो है चर्म रोग या जो है स्किन कैंसर का खतरा रहता है। ओके, ये परावैंगनिक किरणें जो है ये अगर ये इसको पार कर जाती हैं ओजोन परत को, अगर ओजोन परत मतलब किसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि सिमट गई है या खत्म हो गई है वहां से, तो परावैंगनिक किरणें जो है सीधे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे धरती पर आती हैं, जिससे मनुष्यों को आप ये कह सकते हैं कि चर्म रोग की समस्या या कैंसर, स्किन कैंसर जो होने की प्रबल संभावना रहती है। ओके, चलिए, तो ओजोन परत का काम क्या है, ये जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको सीधे तौर पर रोकती है, ठीक है। चलिए, सीधे आने से रोकती है। तो इसमें अब बाकी देख लेना अब अपने हिसाब। हाँ, एक चीज और देख लेना कि ये जो है मोटाई मौसम के हिसाब से, जो ओजोन परत की मोटाई है वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। ओके, सबसे कम जो है मोटाई आप देखेंगे कब, सितंबर अक्टूबर में हमें दिखाई पड़ती है, फिर इसके बाद में ये बढ़ने लगती है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से, ये एक मुद्दा देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। स्तर को प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। हाँ, तो हमने जैसे बताया आपको, वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। कब होती है, वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम। जैसे वर्षा ऋतु की हम लोग बात करें, अभी अगस्त सितंबर में इसकी मोटाई बहुत कम, इस समय बहुत कम होगी मोटाई, लेकिन बसंत में इसकी मोटाई काफी ज्यादा। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन मैं भी दिखाऊंगा आपको। एक डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस से 1 एटीएम दाब पर, और शुद्ध ओजोन की 1.01 mm की मोटाई के बराबर होती है। वायुमंडल में ओजोन का कुल द्रव्यमान लगभग 3 बिलियन मैट्रिक टन है। ओके, तो ये तो जानकारी आपको मिल गई होगी। 30 से 35 की बात करें तो यहाँ पे हमें मुख्यतः जो भाग है वो दिखाई पड़ता है। 10% हिस्सा हमें अब ये क्षोभ मंडल में है, बाकी 90% हिस्सा कहाँ पे, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर आप याद करना चाहते, देखो ऐसे हम बताते हैं बच्चों को, जैसे अगर याद करना चाहें तो परतों को अगर याद करना चाहें तो ये जो है हम यहाँ पे मोस्ट लिख देते हैं, ठीक है, मोस्ट लिख देते हैं। तो ये मीसोस्फीयर है, मीसो मतलब मध्य मंडल, और स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है मतलब समताप मंडल है, और इसके बाद में ये ट्रोपोस्फीयर है, ये ट्रोपोस्फीयर है, तो ये क्षोभ मंडल है। ऐसे अगर याद करना चाहें तो, नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसे आप याद करना चाहें। मोस्ट, ठीक है, मोस्ट। ओके, और इसके बाद में आप ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं इसको, और इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको आयनोस्फीयर भी। हाइड्रोस्फीयर मतलब आप ध्यान रखना यहाँ पे, यही आयन मंडल ही है, ये आयन मंडल भी है, जल मंडल भी, इसको ये हाइड्रोस्फीयर जो है जल मंडल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, मतलब बाह्य मंडल जो है, ठीक है, बाह्य मंडल, या पूरे इसको क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल भी बोलते हैं, बाह्य मंडल। इसके बाद में अगर चले जाएंगे तो बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद में चले जाएंगे तो ये बहिर्मंडल हो जाएगा इसके ऊपर। ओके, तो ये ध्यान रख लेना एक बार, कैसे आपको याद करा, तो मोस्ट जो है ये ध्यान रखना, मोस्टली यही पूछता ही है। बाकी तो आयन मंडल आप जानते हैं, मोस्ट मतलब मीसो के बाद में अगर ऊपर निकल गए
मध्य मंडल के ऊपर निकल गए तो इसके बाद में ये सारी चीजें आपको मिलते हुए दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो मोस्ट ध्यान रखना, मोस्ट ये केवल 3 पढ़ते हैं हमें, मोस्ट, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड लास्ट में जो है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। ओके चलिए, तो ये सारी जानकारी। और ये कहाँ पे है, तो ओजोन हमें यहाँ पे मिलेगी। ओजोन जो है ये यहाँ पे, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, समताप मंडल में। चल बाकी इसके बाद में और भी कुछ मुद्दे हैं जिनको हम लोग बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्ट्रेटोस्फीयर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, और वो समय कुछ ऐसे ही था, सितंबर का। तो इसी वजह से जो है कहा जाता है कि उस समय से 16 सितंबर को ही ओजोन परत क्षण जो है उसके बारे में बात होती है और दिवस मनाया जाता है। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोर कार्बन जो है CFC ये उत्तरदायी है। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है, और ये रसायन ग्रीन हाउस गैस में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देती, जिससे ओजोन परत का क्षरण होने लगता है। तो जब भी ये दिक्कत, ध्यान रखना, दिक्कत यही करता है, जो ये CFC क्या करते हैं, क्रिया करने लगते हैं, और फिर इसके बाद में ओजोन गैस से अभिक्रिया करते हैं। ये ओजोन परत अभिक्रिया करेगी, फिर ओजोन परत को ऑक्सीजन के रूप में विघटित करेगी, और जब ये विघटित करेगी ऑक्सीजन के रूप में तो निश्चित तौर पर इसका क्षरण होता दिखाई पड़ता है, और यही जो है ओजोन परत क्षरण का। CFC मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है, रंगहीन, गंधहीन, सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है, यह अत्यधिक स्थायी यौगिक है, वायुमंडल में 80 से 100 वर्ष जो है वो CFC बनी रहती है। इस वजह से फिर HFC लोग लाए, ठीक है भाई, हाइड्रो वाला लाते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, तो वो भी काम तो वैसे ही करता है, लेकिन कहा जाता है कम कम हानिकारक है। कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में, जैसे आप प्रशीतक में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ACO में किया जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, जो फ्रीज होते हैं, ठीक है, फ्रीज में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता था, और फिर जो है इस पर प्रतिबंध लगाया कि भाई अब इसका प्रयोग नहीं। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन ये मानव निर्मित गैसीय द्रवीय पदार्थ हैं जो रेफ्रिजरेटर, वातावरण अनुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने बताया। 60 के दशक में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, अच्छा स्प्रे में भी आता है, जो आप लगाते हैं ना फुसफुस, ये क्या बोलते हैं, डिओ, उसमें भी होता है, ध्यान रखना, डिओ, ठीक है। स्प्रे के केस और विलायकों और फोम के, फोम जो होता है, ठीक है, जो आप बर्थडे में नहीं वो सब किसी के उसमें मार रहे होंगे फ्लोरा बना के, वो जो आता है सफेद सफेद क्रीम, तो फोम के निर्माण द्रवीकृत जो तमाम सारे संसाधन होते हैं उद्योगों में, ठीक है, सूक्ष्म मार्जन कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने एवं अन्य जो अनुप्रयोग हैं इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है इसका रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक फोम, एयर कंडीशनर, विमान प्रणोदक इत्यादि में भी किया जाता है, ठीक है, विमान प्रणोदक, तो ये भी काफी हानिकारक है। आपसे पूछा जाएगा कि विमान प्रणोदक में इसका प्रयोग किया जाता है, हाँ, इस यहाँ पे ये जो है काफी ज्यादा किया जाता है। अच्छा, चलिए, फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन बॉन्ड नाम से के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हमने बताया था SCFC आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग संयंत्रों में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, अमोनिया भी एक तरह से प्रयोग की जाती है। तो ये तमाम सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो दिक्कत करती हैं, ठीक है, ये तमाम सारी गैसें जो दिक्कत करती हैं। चले, तो इनके बारे में एक बार जानकारी एक बार और आप देखेंगे। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, इससे पृथ्वी जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की तीक्ष्णता के लिए जो है उत्तरदायी गैस हैं, जैसे CFC, हेलोजन्स है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरो एथिलीन हेलोजन, 21 1200 जो है 11 और 1301 है, तमाम सारी, ठीक है, तो ये सारी गैसें जो है यहाँ पे रहती हैं।
चलिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का सीएफसी एक प्रमुख कारण है, इसके बारे में हमने बात की है। कहा जाता है कि ध्यान रखना यहाँ पे वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का जो प्रभाव है सर्वाधिक जो है वो ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। ओके, हाँ, ध्रुवीय समताप मंडल बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल सीएफसी से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि ध्रुवीय समतापीय बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत के छिद्र का निर्माण करने में इनकी जो उपस्थिति आवश्यक है। ज्ञात होना चाहिए कि ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण जो है वो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में ऊपर पाया जाता है। अब यही ध्यान रखना, अंटार्कटिका अर्थात दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक अगर उत्तरी ध्रुव की बात करें तो दोनों जगह हमें ध्यान रखना ये ओजोन है, लेकिन अगर सर्वाधिक मोटाई की बात करें तो वो अंटार्कटिका पे, दक्षिणी ध्रुव पे। ओके, ये आप क्लियर कर लेना, नहीं तो पता लगेगा आप मास्टर ने बताया नहीं दक्षिणी ध्रुव में ये केवल होता है क्या। जैसे आप अंटार्कटिका पढ़ते रहते हैं, तो अंटार्कटिका में पता लगाया गया था पहली बार कि भाई ठीक है यहाँ पे ओजोन परत, तो वो वहां पे पता लगाया गया था पहली बार। तो इस वजह से जो है आप ये ध्यान रखना कि भाई अंटार्कटिका और आर्कटिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों जगह जो है इस विद्यमान है ये ओजोन परत। ओके, नहीं तो आप ये कंफ्यूजन में रहेंगे। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कैंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभार मंडल का पता लगाया। इससे तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का पता लगा। पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा एवं परिधि के ऊपर के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया। इसके ओजोन की सांद्रता अधिक प्रदूषित शहरों में उपस्थित ओजोन सांद्रता की तरह। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या होता, अगर ओजोन के का उच्च सांद्रण हो जाएगा तो होगा क्या, मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के लिए साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, ठीक है, जो ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग के चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की बात करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के बारे में बात करता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। चलिए, कब से लागू हुआ, तो ध्यान रखना ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसमें ये सीएफसी हैलोजन सी तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये देखिए, ये वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। जब भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ओजोन परत क्षरण के लिए तो है ही है, उसके बचाव के लिए। तो ये वियना संधि का प्रोटोकॉल है। इसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों को प्रयोग से हटाना, जैसे सीएफसीज हैं। प्रोटोकॉल जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ है। ठीक है, और 94 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिवर्ष आप देखेंगे 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा की गई। और उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। तो मुद्दा क्या है, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पे हस्ताक्षर किए गए वियना संधि के तहत। डेट थी इसकी, क्या डेट थी, 16 सितंबर। 89 से ये लागू होता है, ध्यान रखना, 89 से जो है ये प्रभावी होता है, 89 से जो है ये प्रभावी होता है। और 16 सितंबर जब ये इस पे हस्ताक्षर किए गए, इसी के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र ने 1994 से कहा, 94 में कहा कि अब जो है 16 सितंबर से हर साल ओजोन परत संरक्षण के संबंध में ओजोन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई। लास्ट और अंतिम फैक्ट है, सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में, ये हमने बात की हुई थी, टोटल मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। तो ये ध्यान रखना, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पे पता लगाया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आर्कटिक में नहीं है, उत्तरी ध्रुव में भी है ओजोन। पता नीचे लगा, पता जो है दक्षिणी ध्रुव पे लगाया गया, इस वजह से चर्चा में ज्यादा रहता है। नहीं तो आप लोग ये समझे मास्टर ने बताया ही नहीं। ज्ञात होना चाहिए कि ओजोन परत क्षरण के पृथ्वी पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ते हैं, हमने बता दिया था आपको इसके बारे में सारी चीजें। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेना। इसमें एक चीज और देख लें आप थोड़ा सा, जैसे ये तो हमने देख रहा था त्वचा कैंसर का कारण बनता है,
सूर्य की परावैंगनिक किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें आप देखेंगे UVA, UVB, UVC किरणें। अच्छा, UVA जो है इसका 315 से 400 nm तथा UVB जो है 280 से 315 किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। UVC ये 100 से 280 nm की अत्यंत घातक है, परंतु पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। तो अगर UVC अगर पहुंच जाए तो बहुत घातक है। UVB से जीवधारियों पर देखो क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो, जीन परिवर्तन, ओके, आनुवांशिक दोष, पौधों की वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, पत्तियों की क्षति, मोतियाबिंद, सनबर्न, प्रतिरक्षा तंत्र पर का कमजोर होना, ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक किरणों की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के हानिकारक। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओजोन। कितना आप देखेंगे परावैंगनिक का लगभग 93 से 99% जो है ये कवर करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और इतनी परावैंगनिक किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाए तो समझ सकते हैं कि जो त्वचा कैंसर है उसका कितना बड़ा प्रभाव। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनिक किरणों से जैविक जीवन में अत्यधिक क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो है मुद्दे यहाँ पे हमने देखे। तो ये कितना टाइम हाँ ठीक है, क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो क्वेश्चन थोड़ा देख सकते हैं। तो ये 22वां IPF हमने कंप्लीट किया है। 23वां IPF कल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लगातार IPF अब इस समय आ ही रहे हैं, तो इनको जो है आप लगातार अपनी नजर बनाए रखें। चलिए, हाँ ये आप एक बार देख लें थोड़ा सा। तो हमने जो बात की थी यहाँ, देखिए ये पूछा गया 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे, तो पेरिस में। ठीक है, ये बात की गई है। PCS के पेपर देखते हैं, PCS के पेपर देखिए। जलवायु परिवर्तन पेरिस कब हुआ है, तो ध्यान रखना 21वां था, ये 21वां था, ओके 2015 में। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आप आसानी से बता सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं है 2016 में। क्वेश्चन ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। 2050 के नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में बताइए, इसका अभिप्राय है कि 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य नीचे लाना है। क्या बात सही है? नहीं, क्या बोला गया था, 1.5 डिग्री तक हमें लाना है। 1.5 डिग्री और 2 डिग्री इसके बीच में रखना है भाई। ठीक है, पूर्व औद्योगिक स्तर से मैं 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर बहुत अगर अच्छा और इतना भी नहीं कर सकते, कम से कम 1.5 डिग्री रखो। तो ये बात कही गई, तो पहला यहाँ पे गलत है, शून्य पे नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट देखें, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन करता है? चाइना करता है, फिर इसके बाद में बताया था अमेरिका करता है, और भारत, फिर रशिया, फिर इसके बाद में 5वें स्थान पर अगर देखें तो जो है वो क्या बोलते हैं, जापान, माफी चाहूंगा उस समय मैं क्या बोल गया था, यूके नहीं भाई, देख लेना, ठीक है, जापान है। ओके, 5वें नंबर पे जापान है, माफी चाहूंगा जो उस समय हम बोल गए थे। हाँ चलिए, जापान है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में और कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, 2015 लोवर में पूछा गया है। लोवर में ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दुनिया का कार्बन निगेटिव देश कौन है? कार्बन निगेटिव, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद में और भी कुछ मुद्दे हैं। 2017 में PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और मौसम की चरम दशा, बारंबारता एवं तीव्रता, खाद्य सुरक्षा गंभीर जो है प्रभाव पड़ेगा। वो भी सी बात है, ये दोनों ही इफेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं। क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किए जा सकते हैं कि आई स्कोर से प्राप्त किए जा सकते हैं जलवायु परिवर्तन के। 2015 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने कल क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए एक क्वेश्चन और है बड़ा अच्छा। निम्नलिखित में जलवायु परिवर्तन खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। सौर विकिरित ऊर्जा, सौर विकिरण जो ये खगोलीय सिद्धांत जो है यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। चलिए, क्या हम आगे निकल गए? हाँ ये, हाँ ये क्वेश्चन तो हमने, हाँ ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किए हुए हैं। चलिए आगे देखिए।
2015 री एग्जाम में पूछा है। इसके बाद में ये भी बता, देखिए इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख लीजिए। ये सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो ये मिलुटिन नाम के मिलुटिन मिलानकोविच, इन्होंने बोला हुआ था कि कुछ ऐसी बातें, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। अवस्था बदलना मतलब एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में देखिए आज हम लोगों ने बात की हुई है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के बारे में बात की हुई है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखें तो समर्थित जलवायु संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 50 से अधिक देशों द्वारा। तो ये ध्यान रखना 21 मार्च 1993 से प्रभावी हुआ है। इसके बाद में ये है COP21 कहाँ पे? तो ये पेरिस में हुआ है, 2015 में है। ओके, जलवायु परिवर्तन पे ही है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लगातार ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, ये मोमेंटम फॉर फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये किसकी पहल है? तो UNFCCC सचिवालय के पहल है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, करंट के मुद्दे हैं ये सारे। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, हरित जलवायु को उसके लिए सही नहीं है, इसकी स्थापना डरबन में, ठीक है, तो यही नहीं। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? कानकुन में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे? मैक्सिको। कब? 2010 में की गई थी। ओके, बाकी सही है। विकासशील देशों को नीतियों समर्थन करना है, 2014 से कार्य करना इसने प्रारंभ किया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग। ये देखिए 2019 का ही आयोजन है। कब किया? ऐसे करंट के आप लोग मुद्दे देख लेना एक बार, करंट के मुद्दे ऐसे देख लेना, ठीक है। करंट के ऐसे मुद्दे आप देखते जाना। क्योटो प्रोटोकॉल और तमाम सारे और भी प्रोटोकॉल, इसके बारे में एक बार जानकारी देख लें, क्या क्या पूछा गया है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। से संबंधित है तो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। फिर से 2017 मेंस में क्वेश्चन पूछा कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यहां से भी पूछा गया, विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे? क्योटो में आयोजित किया गया था। ये देखिए फिर से पूछा गया, काटे देना किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित नहीं, जल संरक्षण से नहीं संबंधित, किससे? जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोग। स्टॉकहोम ध्यान रखना, स्टॉकहोम ये अनवरत जैविक प्रदूषक। स्टॉकहोम मॉन्ट्रियल ओजोन परत है। कार्टाजेना जो है बायोसेफ्टी बायोलॉजिकल जो है इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखें। एलडीए में पूछा गया, देखिए यूपी एलडीए में सीएमडी के लिए सत्य नहीं है। तो ये देखिए हरित उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ग्लोबल तापीकरण को कम करता है, क्योटो प्रोटोकॉल के इससे सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव देता है, विकासशील परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध नहीं, पूंजी लगाने का ही तो बात करता है, निषेध नहीं करता है, बोलता है, परमिशन देता है कि हाँ लगाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यही गलत है, डी। और कोई क्वेश्चन यूपी से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा है। काटे देना की बात, देखिए जलवायु समझौता है, काटे देना कब हुआ है ध्यान रखना, तो 2003 से लागू हुआ है। 2003 में भारत ने इस पे अभी पुष्टि की। हो गया। चलिए यूपीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में देखिए। ये देखिए कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण कहां से आया हुआ है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से आया है। कब? कहां से आया हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से ही आया हुआ है। UNFCCC, ठीक है। हाँ, 97 2005 को प्रभावी हुआ था। ये 97 में आया गया, ये 5 प्रभावी हुआ है। भारत ने क्या, देखिए एक क्वेश्चन और आया है ये करंट का इशू है, एक बार देखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ओके, इसके बारे में जानकारी। अब देखिए ये जो है आप एक बार रट लेना, ये हमने आसानी से आपको बताए हैं और ये पूछे भी गए क्वेश्चन। एक बार दिखाता हूँ कैसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा गया था कि भारत की जलवायु परिवर्तन प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब? 2008 में, जून 2008 में इसको लाया गया। इसके बाद में और भी कई सारे मुद्दे हैं। देखिए क्लाइमेट एक्शन
प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो क्या आणविक ऊर्जा है? आणविक ऊर्जा नहीं था। हाँ, सौर शक्ति था, 80 से ऊर्जा परिवर्तन, वनरोपण, ये सब कुछ किया गया था, लेकिन हाँ, आणविक ऊर्जा जो है ये नहीं था। तो 2016 है, 2010 है, 2018 में भी पूछा है कि प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है इसका कब जो है किया गया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2008 में इसको किया गया। 2016 2008 में इसको किया गया, यूपी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से वही रिपीट किया है 2016 में, देखें तो 2016 में फिर से रिपीट किया, जलवायु परिवर्तन का एक शामिल नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा आणविक ऊर्जा नहीं है, फिर से रिपीट किया है। नए क्वेश्चन तो बनाते नहीं है लोग, इसी से रिपीट करते जाते हैं। चलिए और कोई क्वेश्चन है? ये देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे तो ये जो है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल नहीं है, ये किससे संबंधित था? क्योटो प्रोटोकॉल से। कब? 1997 में इसको लाया गया। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गए सारे लगभग। सफर देखिए, सफर ये पूछा गया था, फिर सीधे मिनिस्टर साहब का ही नाम पूछ दिया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन। ओजोन परत क्षरण के बारे में पूछा गया है, तो एक बार देखें, पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन पैदा करती है। ओजोन पैदा करती है, 2018 में क्वेश्चन, 2013 में भी क्वेश्चन है। विकिरण अवशोषित करती है, तो ये पराबैंगनी जो ओजोन है वो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती और काफी ज्यादा हानियां पृथ्वी बची हुई है। ओजोन परत कहाँ पे है? तो ये क्या क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित है वो क्या है? उसका नाम स्ट्रेटोस्फीयर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे गए, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन से संबंधित, और 16 सितंबर ओजोन क्षरण दिवस इससे संबंधित दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और बस यही पूछा गया कि पराबैंगनी किरणों के बारे में पूछा गया। तो ये जो है यहाँ पे खत्म होता है, फिनिश होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए।